मैं भी उन लोगों में से था जो कह रहे थे कि हरियाणा में चुनाव में कोई खास ज्यादा सस्पेंस है नहीं। कांग्रेस के लिए हवा है, आंधी है, सुनामी है, बस इसी का आपको फैसला करना है। और ये हम तीन आधार पे मान रहे थे। पहला तो एक कॉमन सेंस थी कि भाई लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी होता है उसके बाद बीजेपी थोड़ा डाउन जाती है, और लोकसभा चुनाव में चूंकि दोनों बराबर आ चुके थे तो बीजेपी उससे ज्यादा डाउन जाएगी तो कांग्रेस मेजोरिटी पाएगी। दूसरा, कुछ सहयोगियों के साथ मैं खुद हरियाणा में घूमा। जब तक साधारण लोगों से बात ना कर लूं तब तक मैं खुद विश्वास नहीं करता। और बिल्कुल हर एक का सेंस यही था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, और हमें ऐसा महसूस हुआ, हमने खुद मेजर भी किया कि कांग्रेस का लोकसभा में जो बीजेपी का वोट था वो गिर रहा था। कांग्रेस का या तो वही था या थोड़ा सा बढ़ रहा था। और यही बात एग्जिट पोल्स ने भी कंफर्म की। कोई भी एग्जिट पोल नहीं था जिसने आउटसाइड रेंज भी ये बोली हो कि बीजेपी आ सकती है। तो जाहिर है इस सब के बाद हैरान होना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, बड़ों बड़ों को धूल चटा देती है, पार्टियों को भी और विश्लेषकों को भी। और ऐसे में सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बजाय कि किसी दूसरे पे उंगली उठाने के। सोचना चाहिए कि हमसे सोच में क्या गलती है। पिछले 2 घंटे में जो मैं सोच पाया हूं वो दो तीन चीजें। क्लियरली एक ऐसा अंडर करेंट था जिसे पकड़ने में हम जैसे लोग असमर्थ। वो अंडर करेंट किस चीज का हो सकता है? पहली चीज जो समझ आती है वो यही कि बीजेपी ने हरियाणा में ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया था कि देखो जाट आ रहे हैं दोबारा, और फिर देख लो क्या हो। तो जाट बनाम गैर जाट का ध्रुवीकरण जो कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी किया था, बीजेपी ने इस बार, और ये जब एक बार जमीन पे लहर आ गई कि भाई कांग्रेस जीत रही, और कांग्रेस जीत रही है का अर्थ हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में यह माना जा रहा था कि भाई जाट सत्ता में वापस आ रहे हैं। याद रखिए कि हरियाणा बनने के बाद से लगभग सारे चीफ मिनिस्टर जाट ही रहे। तो बीजेपी की तरफ से कैंपेन था कि देखो इससे नुकसान हो जाएगा, और सारे गैर जाट समुदाय को इकट्ठा करने, मोबिलाइज करने की बीजेपी ने कोशिश, बीजेपी कर रही थी, सबको पता था। लेकिन वो सफल होगा ऐसा हम जैसे लोगों का अनुमान नहीं था, तो जाहिर है इसके अंदर गलती। दूसरा, बीजेपी ने चुनाव से 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बना। जमीन पे हर कोई व्यक्ति कहता था कि हाँ अच्छा किया खट्टर जी को हटा दिया, और सैनिक खट्टर से तो बेहतर। लेकिन उससे क्या बदलाव होगा, मुझ जैसे लोगों का तब मानना था कि लास्ट मिनट पे ऐसे चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लियरली इससे बीजेपी को कुछ फायदा हुआ है। और तीसरा, जो चुनाव चुनाव प्रचार में, टिकट सिलेक्शन में बीजेपी ने समझदारी दिखाई। ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि बीजेपी के टिकट सिलेक्शन अच्छे थे। बीजेपी हमेशा अंतिम मिनट तक प्रचार करती है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मामला उससे पार वैसे ही जा चुका है, तो आखिर में 1-2% कर लेने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्लियर है कि चुनाव काफी नजदीकी का था, और उसमें अंतिम मिनट की इन तमाम चीजों से जो बीजेपी ने की, उससे उसको फायदा हुआ। कांग्रेस की तरफ से एक ही बात कही जा सकती है कि एक तरह की शायद कॉम्प्लेसेंसी, अरे भाई जीत ही गए। और बीजेपी के खिलाफ जो अनीस थी, कुछ वर्ग में गुस्सा था, कुछ वर्ग में असंतोष था, उसके बरक्स एक अच्छा विकल्प आप सामने रख सकें, लोगों को भरोसा दिला सकें, उसमें ऐसा लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल। की बात कर रहे हैं, ये किस लेवल पर थी? भूपेंद्र हुड्डा के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर? कुमारी शैलजा के प्रचार से ज़्यादा खबरें कुमारी शैलजा की नाराज़गी की, इंटरव्यू में जताए गए उनके असंतोष की रहीं, या दिल्ली के लेवल पर थी, सुनील कानूगोलू के रणनीति के लेवल पर थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक प्रचार के लेवल पर थी? कहाँ पे दिखी आपको? सेंट्रल लेवल पे तो मुझे कोई अजीब चीज दिखाई नहीं देती। उन्होंने अपनी तरफ से राहुल प्रियंका ने काफी प्रचार किया ही। एक आध रैली में मैं खुद गया था, काफी अच्छा रेस्पॉन्स था। सेंट्रल लेवल पे कोई रणनीति बहुत अलग रही हो वैसा नहीं था। कांग्रेस ने मोटे तौर पे जो जिताऊ उम्मीदवार थे उनको टिकट दिया अपनी तरफ से। जिताऊ अच्छे भी थे, जिताऊ खराब भी थे, लेकिन जिताऊ उम्मीदवारों को देने की कोशिश हुई। शैलजा जी के असंतोष जग जाहिर था, कांग्रेस की खींचतान थी, सार्वजनिक हुई। लेकिन ये कोई पहला चुनाव नहीं है ना कि जिसमें कांग्रेस की खींचतान सार्वजनिक हुई हो। और कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था जब चुनाव शुरू हुए तो मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के 30-40 बागी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे। अंततः सिर्फ 20 खड़े हुए।
तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये तो मतलब इससे ज्यादा हो सकता था। शैलजा जी का असंतोष जाहिर हुआ, लेकिन दो बात ध्यान रखिए। एक तो ये कि वो असंतोष, शैलजा जी की बात पूरे हरियाणा के दलित समुदाय में फैले, ऐसा मुझे जमीन पे दिखाई नहीं दिया। और दूसरा, अगर आप आज सुबह से आए हुए रुझानों में देखें, तो जिस इलाके में शैलजा जी की ज्यादा पकड़ है, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद और ये जो उत्तरी बेल्ट, आप यमुनानगर तक ले लीजिए, वहां दरअसल कांग्रेस ने काफी अच्छा किया है। तो ऐसा नहीं है कि शैलजा जी का जो इलाका है वहां कांग्रेस को ज्यादा हार। जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ है, वो एक तो जो साउथ हरियाणा की बेल्ट है, जहां ऐसा लग रहा था कि इस बार कम से कम कांग्रेस बराबरी का मुकाबला कर पाएगी। ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये पूरी जो बेल्ट है, यहाँ मेवात को छोड़ के फिर बीजेपी काफी आगे रही। इसका शैलजा जी या कांग्रेस के अंदरूनी भीतरघात से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। फिर क्या वजह है जो सर फिर? श्रुति चौधरी तोशाम से लड़ी, उनके सामने कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को दिया, पर हुड्डा कैंप तो ये कह रहा था ना कि किरण चौधरी सिर्फ तोशाम भर की नेता हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ की भी नेता नहीं है, इसीलिए रावदान सिंह को टिकट दिया गया था। ये भी कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह भले ही यहाँ चले गए, पर उनके मुकाबले हमारे पास कैप्टन अजय यादव हैं, चिरंजीव का टिकट रिपीट किया गया। भिवानी से नीचे जब हम आते हैं तो थोड़ा चरखी दादरी भी देख लें, महेंद्रगढ़ का एरिया देख लें, और नीचे पूरा तो अर्बन में पूरा साफ है कांग्रेस। एक जो मेवात का एरिया है वो डेमोग्राफी उनको सूट करती है, कई लोगों ने कहा, इसलिए वो एज इट इज़ 3 की 3 रही। वजह क्या रही? क्योंकि राविंद्र सिंह की तो अपनी बेटी बुरी तरह चुनाव हार रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई वो बहुत अहिरवाल के बड़े नेता हों, उनकी वजह से एक मुश्त वोट पड़ रहा हो। ये वही जी, एक जो वो आपने ठीक कहा। जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, ये है क्या कि हल्ला मचा कि कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार आ रही है मतलब चूंकि टिकट वितरण भूपेंद्र हुड्डा की चली तो हुड्डा सरकार आ रही है, तो मतलब रोहतक की और जाट सरकार आ रही है। तो इसके खिलाफ एक गोलबंदी हो गई कि साहब बाकी सब तो ठीक है, पर कम से कम इस सरकार में किसी एक जात की चौधर तो नहीं रहेगी बीजेपी में। ये नैरेटिव इफेक्टिव रहा क्या? इस वक्त कुल मिला के मुझे यही एक बात समझ आती है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा का आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा भाई। अगर राव इंद्रजीत के इतना ही प्रभाव से चल रहा होता, तो खुद राव इंद्रजीत की बेटी इस वक्त ट्रेल कर रही है, बहुत ज्यादा से ट्रेल नहीं कर रही है, हो सकता है बाद में ऊपर भी आ जाए, लेकिन कम से कम एक त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी हुई है। तो ये कोई राव इंद्रजीत की लोकप्रियता का पैमाना तो है नहीं। जो बात मुझे महसूस होती है वही जो आपने कही है, और ये बात हरियाणा में चल रही थी, ऐसा नहीं कि चल नहीं रही थी। सवाल था कि इसका वजन कितना है। कि जो दक्षिण हरियाणा में, जहां से मैं आता हूं, दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगा करता था कि भाई ये तो सिर्फ रोहतक और सोनीपत की सरकार है, और ये सिर्फ एक समुदाय विशेष की सरकार है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उससे अलग होने का काफी प्रयास किया। राहुल गांधी ने हर बार हर जगह जाके बोला 36 बिरादरी की सरकार चलाएंगे, मेरिट से देंगे इत्यादि। क्योंकि इस पूरे दक्षिण हरियाणा की बेल्ट में बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ी बात जो कही जाती थी वो यही कि भाई इनके आने से ऐसे बच्चों को नौकरी मिली, ऐसे लोगों को नौकरी मिली जिनके परिवार में कोई सिफारिश नहीं, जिनके परिवार में कोई पैसा नहीं। इसका मतलब है ठीक ढंग से नौकरी मिली। ये बात बीजेपी के खासतौर पर मनोहर लाल खट्टर जी के पहले रिजीम के पक्ष में कही जाती थी। बात तक आते आते वो छवि थोड़ी धूमिल हुई थी, लेकिन ये बात तो महसूस होती है कि अगर आप देखें कि जो सीट जो जाट डोमिनेटेड है, जाट डोमिनेटेड सीट में इस वक्त बीजेपी कांग्रेस से आगे। अब ये बहुत अनहोनी बात। आमतौर पे जो पहले हम ट्रेंड देख रहे थे उसके हिसाब से कम इस इलाके में कांग्रेस को जीतना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब यही है कि जाट डोमिनेटेड जो इलाका है हरियाणा का, वहां पर भी मोबिलाइजेशन हुआ। अगर केवल साउथ हरियाणा और केवल जीटी रोड के दम पे बीजेपी जीत जाती तो होता कि ठीक है, बाकी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन जाट डोमिनेटेड इलाके में ऐसा होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं काउंटर मोबिलाइजेशन हुआ है। बीजेपी केवल अपने परंपरागत वोट के आधार पर ही नहीं, बीजेपी ने ये जो एक काउंटर मोबिलाइजेशन किया था, वो काउंटर मोबिलाइजेशन की स्ट्रेटजी सफल हुई। एक ये संभावना जताई जा रही थी कांग्रेस के खेमों में कि यदि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे हमारे पक्ष में चलते हैं तो एक जो मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव से, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसका रिफ्लेक्शन महाराष्ट्र में पावर वापस लेने में और झारखंड में डिफेंड करने में काम आ सकता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जीती, पर हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जनादेश का, जम्मू कश्मीर की जैसे ठंड हमसे अलग है, वैसे ही उसके जनादेश का नीचे मैदान पर आने के बाद वो असर नहीं दिखता है। आपको लगता है कि फौरी तौर पर ये कांग्रेस के जगरनॉट के लिए एक सेटबैक है हरियाणा की हार, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तरह। इसमें कोई शक नहीं है, इसके बारे में कोई घुमा फिरा के कहने का कोई मतलब ही नहीं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अगर जीत गई है, कांग्रेस और एनसी सरकार बना लेते हैं, तो वो एक कंसोलेशन प्राइस है, वो असली बात नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इलेक्टोरल ट्रेंड है वो महाराष्ट्र तक पहुंचे, उसकी कोई संभावना नहीं। संभावना ये भी नहीं है कि हरियाणा का ट्रेंड पहुंचे, लेकिन जो मूड और मोराल जो होता है वर्कर का उत्साह और ये सेंस कि भाई बल्ले बल्ले अब तो जीत गए, अब इनको ठोक देंगे, वो वाली जो सेंस होती है वो जाहिर है उसको झटका लगेगा। जाहिर है बीजेपी को अब कहने का मौका मिलेगा कि भाई लोकसभा चुनाव तो देखो एक बात थी, चलिए वो हो गया, अब हम दोबारा आ रहे हैं। और महाराष्ट्र और झारखंड जिन दोनों जगह पे बीजेपी के पास एक स्कोप, महाराष्ट्र में वैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी स्पष्ट रूप से हारी थी और उनकी स्थिति कमजोर रही थी, लेकिन इस अप्रत्याशित विजय के बाद बीजेपी को जाहिर है कुछ ज्यादा उत्साह मिलेगा। झारखंड जहां एनडीए वैसे ही जीता था और इस बार कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी, तो दोनों में मूड, मोराल, मोमेंटम, इन सब चीजों का बीजेपी को फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।